अध्याय 1 3 लटकन। पृथ्वी 4044। ये सोचो, एक विशाल और विस्तृत भूभाग जिस पर भव्य शहर घरों, व्यवसायों और अन्य सुविधाओं से भरे उपनगरीय क्षेत्र के ऊपर तैर रहे हैं। ऐसे ही एक भव्य तैरते शहर में एक विशाल सफ़ेद इमारत की कल्पना कीजिए जिसका डिज़ाइन अत्याधुनिक है और जो किसी उन्नत अनुसंधान केंद्र के लिए उपयुक्त है। उस इमारत में कई कमरों की कल्पना कीजिए जिनमें सैकड़ों वैज्ञानिक इधर उधर बेतरतीब ढंग से भागते हुए घबराए हुए हैं। इस विशाल परिसर में कल्पना कीजिए कि लाल बत्तियां चमक रही हैं और सायरन की तेज आवाज़ गलियारों में गूंज रही है जो आसपास के लोगों के कानों में चुभ रही है। सायरन लगातार बजते हुए खतरे की घंटी बजा रहे हैं और वैज्ञानिकों का पीछा किया जा रहा है और उन्हें काले रंग के सूट पहने और आंखों पर काले चश्मे लगाए हुए लोग पकड़ रहे हैं और किसी कारण से वे सभी लगभग एक जैसे दिखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, संक्षेप में IRL के नाम से जानी जाने वाली इस सुविधा पर कुख्यात क्रेन द्वारा आधी रात को हमला किया गया था। क्रेन एक कुख्यात संगठन था जिसे बहुत से लोग जानते थे लेकिन जिसकी पहुंच कुछ ही लोगों के पास थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे घातक, सबसे शक्तिशाली, सबसे चालाक और नियंत्रणकारी संगठन था जिसका कोई स्थायी ठिकाना नहीं था, फिर भी ये दुनिया के लगभग हर कोने में मौजूद था। 21वीं सदी के इल्यूमिनाती की तुलना में क्रेन का संबंध किसी आध्यात्मिक तंत्र मंत्र से नहीं था, लेकिन वे विश्व प्रभुत्व के लिए जिम्मेदार थे। उनके पास शहर, स्कूल, घर, अस्पताल, कारखाने और सैकड़ों अन्य सुविधाएं थीं जो इंसानों के जीवित रहने के लिए आवश्यक बुनियादी ज़रूरतें मुहैया कराती या बनाती थीं। इतना ही नहीं, उनके कठपुतली शासक पूरी दुनिया की हर सरकार में मौजूद थे, यानी वे सिर्फ एक आदेश से युद्ध शुरू और ख़त्म कर सकते थे। क्रेन के पास भूमिगत ड्रग, हथियार और क्रिस्टल कार्टेल भी थे और फिलहाल दुनिया पर राज करने की अपनी योजना को आगे बढ़ाने से पहले उन्हें सिर्फ एक और चीज़ पर कब्जा करना बाकी था। एक वैज्ञानिक जो गंजा था और जिसके सिर के किनारों पर काले और सफ़ेद बाल बिखरे हुए थे, अपने केबिन के पीछे छिपा हुआ था। उसके हाथों में 3 पेंडेंट थे, एक नीला, दूसरा लाल और तीसरा पीला। वैज्ञानिक के सिर पर कई गहरे घाव थे और गाल पर चोट के निशान थे। उसके बगल में एक क्रेन एजेंट बेहोश पड़ा था। वैज्ञानिक ने क्रेन एजेंट को बांधते हुए और उसके बंदूकनुमा हथियार को जब्त करते हुए पेंडेंट को अपने लैब कोट में रख लिया। गोलियों और बारूद से चलने वाली पुरानी बंदूकों के विपरीत आधुनिक बंदूकें क्रिस्टल से चलती थीं, जो जानवरों से प्राप्त किए जाते थे। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। 3000 साल से भी पहले एक भीषण परमाणु विस्फोट ने लगभग पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दिया था। 80% से अधिक मानवता मारी गई और कुछ मनुष्य और जानवर सौभाग्य से बच गए। 1000 साल बीत गए और मानवता ने स्वयं को फिर से स्थापित किया, लेकिन हवा में तैरते विकिरण के थोड़े से अंशों के कारण मनुष्य विकृत रूपों के साथ पैदा हुए और यही बात जानवरों पर भी लागू होती थी, सिवाय इसके कि जानवरों ने शक्तिशाली क्रिस्टल विकसित किए जो उनके लिए ऊर्जा स्रोत और रक्षा तंत्र के रूप में कार्य करते थे। हजारों वर्षों तक चले परमाणु विस्फोटों और अन्य विनाशकारी घटनाओं के दौरान गुफाओं और अन्य स्थानों में मौजूद खनिज धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में परिवर्तित हो गए। मानवता के पुनरुद्भव के बाद उन्होंने लगभग इन क्रिस्टलों की खोज कर ली थी, लेकिन दुर्भाग्यवश एक और विनाशकारी घटना लगभग फिर से घटित हो गई और इस बार पूरी मानवता हमेशा के लिए विलुप्त होने के कगार पर थी। फायरमैन की बदौलत कई वर्षों के युद्धों के बाद दुनिया बच गई। इन युद्धों के दौरान क्रिस्टल की खोज हुई और यह भी साबित हुआ कि अगर इन्हें जानवरों और मनुष्यों में डाला जाए तो ये और भी शक्तिशाली हो जाते हैं। फायरमैन, क्रिस्टलियन क्रिस्टल शक्तियों वाले पुरुष और महिलाएं और अन्य म्यूटेंट ने युद्ध लड़ा और जीत हासिल की। हालांकि दुनिया में अभी भी शांति नहीं थी। दमकलकर्मी की मौत के बाद भी उत्परिवर्तियों और सामान्य मनुष्यों के बीच लगातार झड़पें होती रहीं, जिसके चलते कुख्यात समूह क्रेन ने उत्परिवर्तियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये निर्णय लिया गया कि एक पूरा महाद्वीप उत्परिवर्तियों को दे दिया जाए, जबकि शेष मनुष्य दुनिया के बाकी हिस्सों में बस जाएं, लेकिन फिर भी उन्होंने अन्य क्षेत्रों में बसना शुरू कर दिया। भले ही उन्हें पूरा महाद्वीप मिल गया था, फिर भी उत्परिवर्तियों ने सामान्य मनुष्यों के बीच रहना ही चुना। वर्षों बीतते गए और जैसे जैसे क्रिस्टल के बारे में अधिक जानकारी मिलती गई, वैसे वैसे और भी अद्भुत घटनाएं घटित होने लगीं। पृथ्वी के जीव जंतुओं का विकास तेजी से होने लगा, जिससे विभिन्न क्रिस्टल वाले अलग अलग ऊर्जा स्तर और कौशल वाले विभिन्न श्रेणी के जीव जंतुओं का निर्माण हुआ। इन जीवों को 8 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया था: बुनियादी श्रेणी, सामान्य श्रेणी, मध्यवर्ती श्रेणी, उन्नत श्रेणी, राजा श्रेणी, स्वामी श्रेणी, दानव श्रेणी और सर्वोच्च श्रेणी। बुनियादी श्रेणी के जीव सबसे आम और सबसे कमजोर थे, जिनमें से कुछ को पालतू जानवर के रूप में रखा जाता था। सर्वोच्च श्रेणी के जीव सबसे दुर्लभ और बेहद मुश्किल से मारे जाने वाले जीव थे। अब तक केवल 2 ही खोजे गए हैं और उनके हत्यारे उनके क्रिस्टल की तीव्र शक्तियों को देखने के लिए जीवित नहीं रह पाए। उन 2 क्रिस्टलों का उपयोग ऊर्जा स्रोतों के रूप में किया जाता था, जिनसे दुनिया के एकमात्र 2 तैरते शहर हवा में टिके रहते थे और उन्हें स्वर्गीय शहर के नाम से जाना जाता था।
वहाँ केवल बेहद अमीर और प्रभावशाली लोग रहते थे, जिसके कारण ज़मीन पर रहने वाले लोग उनसे नफरत और घृणा करते थे। पहले स्वर्गीय नगर का नाम नेवे था और दूसरे का नाम ड्रीम था। नेवे सबसे समृद्ध और शक्तिशाली था और इस समय यहीं पर वास्तविक दुनिया पर हमला हो रहा था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वैज्ञानिक ने अपने हाथ में बंदूक मजबूती से पकड़ी हुई थी और अपने कमरे से बाहर निकलकर उस सुविधा केंद्र में मची अफरा-तफरी के बीच से गुजरा। सौभाग्य से कई वैज्ञानिक अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, इसलिए वह भीड़ में घुल मिलकर एक प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने में कामयाब रहा। दुर्भाग्य से जैसे ही वह अपने गंतव्य के करीब पहुंचा, उसने देखा कि 5 और क्रेन एजेंट दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। वैज्ञानिक को देखते ही क्रेन के एजेंट उसका पीछा करने लगे, लेकिन वैज्ञानिक पहले ही काफ़ी आगे निकल चुका था और अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। गलती से वह एक बंद गली में जा पहुंचा जहां केवल एक बड़ा सा शीशा लगा था जिससे नीचे शहर का नज़ारा दिख रहा था। उसने वापस भागने की सोची, लेकिन क्रेन के और एजेंटों ने तुरंत उसे घेर लिया और उस पर हथियार तान दिए। हार मान लो, तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो। हमें अभी बताओ, वो उत्परिवर्तित सीरम कहाँ हैं? उत्परिवर्तित सीरम, वैज्ञानिक ने अनभिज्ञता जताते हुए कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। बेवकूफ़ बनने की कोशिश मत करो, मूर्ख। एक क्रेन एजेंट ने वैज्ञानिक को घूंसा मारकर जमीन पर गिरा दिया। बेचारा गिर पड़ा और उसके लैब कोट से तीनों पेंडेंट बाहर गिर गए। क्रेन के सदस्य लगभग उनकी ओर दौड़े, लेकिन वैज्ञानिक ने सहज प्रवृत्ति से पेंडेंट पकड़ लिए, शीशा तोड़ दिया और जिस हाथ में पेंडेंट थे उसे आगे बढ़ा दिया। एक और कदम बढ़ाओगे तो ये फिर कभी नहीं दिखेंगे। ये सीधे ज़मीनी शहरों में गिरेंगे और हम सब जानते हैं कि वे लोग इन्हें तुमसे बचाने के लिए कैसे लड़ेंगे। क्रेन, तुम झूठ बोल रहे हो। वैज्ञानिक ने 3 उंगलियों का इस्तेमाल किया और उन पर तीनों पेंडेंट टिका दिए। उसने सभी क्रेन एजेंटों को देखा और भौहें चढ़ाते हुए कहा, कोशिश करके देखो। एक कदम और आगे बढ़े तो मुझे इन सबको बाहर फेंकना पड़ेगा, इसलिए दूर रहो। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुनहरे किनारों वाले काले चोगे में एक लंबा चौड़ा आदमी अपने हाथ पीछे करके वैज्ञानिक के पास आया। उसका सिर करीने से मुंडा हुआ था, काली चौकोर दाढ़ी थी और काले चश्मे उसकी भूरी चिकनी त्वचा पर जंच रहे थे। बस हमें वो पेंडेंट दे दो, हम चले जाएंगे, किसी को चोट नहीं लगेगी। वैज्ञानिक अब दोनों उंगलियों में लटकन पकड़े हुए काले कपड़े पहने क्रेन एजेंट को देखकर गुस्से से बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? जैसे ही मैं ये लटकन तुम्हें दूंगा, तुम अपने आदमियों को मारने का आदेश दे दोगे। मेरे साथ बेवकूफ़ी मत करो, मुझे पता है ये सब कैसे चलता है। कोई गवाह जिंदा नहीं बचेगा, याद है ना? इसलिए इन्हें पाने का कोई चांस नहीं है। फिर उसने तीनों लटकन एक उंगली में पकड़े हुए अपना हाथ और आगे बढ़ाया। इस समय देर रात की ठंडी हवा तीनों पेंडेंट पर चल रही थी, जिससे क्रेन एजेंट डर के मारे घबरा गए। उन्हें चिंता होने लगी कि कहीं पेंडेंट आसानी से उड़ न जाएं। ये तो बहुत शर्मनाक है, सचमुच। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने वैज्ञानिक की ओर एक छोटी सी चेन फेंकी जिसके सिरे पर त्रिकोणीय तीर का निशान था। वैज्ञानिक ने लटकनों पर अपनी पकड़ मजबूत की। चेन के हमले से बचते हुए काले वस्त्रधारी व्यक्ति के चेहरे पर वार किया, जिससे एक गहरा घाव हो गया और उसकी आंख लगभग निकल ही गई थी। जैसे ही काले वस्त्र पहने वह व्यक्ति दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिरा, क्रेन के अन्य एजेंटों ने वैज्ञानिक पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। कोई चारा न होने पर वैज्ञानिक ने गहरी सांस ली और इमारत से छलांग लगा दी। इतनी ऊंचाई से गिरते हुए उसने लटकनों को घुमाया और उन्हें स्वर्ग नगर के ऊपर से होते हुए जमीन पर बसे शहरों की ओर फेंक दिया। हर लटकन अलग अलग दिशा में जा गिरा, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उनमें से कोई भी क्रेन के हाथ नहीं लगने वाला था। जिनके भी वो पेंडेंट हासिल हों, वैज्ञानिक ने मन ही मन कहा, उन्हें क्रेन का खात्मा करना होगा। इंसानों और म्यूटेंट्स के बीच शांति कायम करनी होगी। हम आपस में लड़ नहीं सकते, खासकर आने वाले खतरे को देखते हुए। वैज्ञानिक ने अपनी आंखें बंद की, मुस्कुराए और अंतिम सांस ली। फिर उनका शरीर जमीन पर गिर पड़ा और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पूरी इमारत अंदर और बाहर से क्रेन एजेंटों से घिरी हुई थी, इसलिए जब उन्होंने वैज्ञानिक के शरीर को गिरते देखा तो उन्होंने तुरंत उसे ठिकाने लगा दिया। इसी बीच काले चोगे वाला आदमी अपने खून से लथपथ घायल चेहरे को हाथ से ढके हुए इमारत से बाहर भागा। वह गुस्से से चिल्लाया और सवाल किया कि बाकी एजेंट वैज्ञानिक के शरीर पर लटकन क्यों नहीं ढूंढ पाए। हालांकि जब उन्होंने वैज्ञानिक के शव की तलाशी ली तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला, जिससे वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उसने उन्हें जमीन पर फेंक दिया होगा। सर, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर उन्हें जमीनी स्तर के शहरों में खोजें? छोड़ो इसे, उसने गुस्से भरे स्वर में कहा। मैं जमीनी इकाइयों से मिलूंगा और इसे संभाल लूंगा। वे इसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। इसे साफ करो और चोरी का इल्जाम कुछ संबंधित चोरों पर लगा दो। ये अमीर बेवकूफ़ इस बात पर यकीन कर लेंगे।
अध्याय 2 अंधकार में आकृति। रात 8 बजे। स्थान डेस्पर भूस्तरीय शहर। दिन नव वर्ष की पूर्व संध्या। मदद करो चोरों। अरे यार, ये तो हमारा इशारा है दोस्तों। चलो 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 चलो। स्की मास्क पहने 3 किशोर लड़के एक स्थानीय आभूषण की दुकान से बड़े बड़े भूरे रंग के थैले लेकर भागे। वे पागलों की तरह हंसते हुए दुकान से बाहर निकले और एक जंग लगी पुरानी सीढ़ी की ओर बढ़े। वे झट से उस पर चढ़ गए और एक दूसरे से सटी हुई कई इमारतों की छतों पर पहुंच गए। अरे तुम रुक जाओ, कानून के नाम पर। संकट की पुकार सुनकर अधिकारी जमीन से उनका पीछा करते हुए चिल्लाए। कानून के नाम पर धिक्कार है। एक लड़के ने अधिकारियों को अपनी बीच वाली उंगली दिखाते हुए ताना मारा। चलो, हमें चलना होगा। अरे तुम सब अभी यहीं वापस आओ। अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ लो राज्यपाल जी। मुझे नहीं लगता कि वो तोंद वाला आदमी दौड़ सकता है। हा हा हा। तीनों छतों पर दौड़ते हुए बीच बीच में पाकौर के करतब दिखाते हुए भागने लगे। वे पुलिस वालों से काफी आगे निकल गए, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिल गई। हा हा हा, हमने कर दिखाया दोस्तों। हम कामयाब हो गए, है ना? बिल्कुल सही। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह कितना आसान था। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। देखो, लड़कों में सबसे लंबे लड़के ने चेतावनी देते हुए 3 रोबोटिक इकाइयों की ओर इशारा किया जो लड़कों पर हमला करने के लिए कुछ ही दूरी पर घात लगाकर बैठी थीं। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। डेस्पर में आपका स्वागत है, एक विशाल और व्यस्त शहर जहां कई लोग स्वर्ग के शहरों में जाने की उम्मीद रखते थे। ये शहर इतना बड़ा और भीड़भाड़ वाला था कि इसे 3 भागों में बांटा गया था। पश्चिमी भाग में अमीरों के घर और व्यवसाय थे, जहां केवल उच्च वर्ग के नागरिकों का ही प्रवेश था। मध्य भाग में मध्यम और निम्न वर्ग के नागरिक रहते थे और यह व्यापार केंद्र भी था। मध्य भाग सीधे नेविया के नीचे स्थित था, इसलिए वहां प्राकृतिक धूप बहुत कम पहुंचती थी, लेकिन ये कभी कभार होने वाले तूफानों और भारी बारिश से सुरक्षित रहता था। पूर्वी हिस्से में स्कूल, अस्पताल, बाजार, क्लब आदि जैसी प्रमुख सार्वजनिक इमारतें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे, लेकिन यहाँ मध्य डेस्पर जितनी चहल पहल नहीं थी। अब एक ही एकांत क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के लोगों के रहने के कारण लगातार अपराध होते रहते थे और पुलिस के लिए हर जगह एक साथ मौजूद रहना संभव नहीं था। इस दुविधा से निपटने के लिए डेस्पर की पुलिस ने शहर के विभिन्न रणनीतिक स्थानों पर रोबोटिक पुलिस इकाइयों को तैनात किया। यदि पुलिस पीछा जारी रखने में असमर्थ होती या समय पर सहायता नहीं कर पाती, तो रोबोटिक इकाइयां स्वचालित रूप से पुलिस और नागरिकों की सेवा और सहायता के लिए तैनात हो जाती, और यही स्थिति उन 3 किशोर लड़कों के साथ भी थी। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। अरे बाप रे, मैंने तो 3 के तैनात होने की उम्मीद नहीं की थी। एक को ही मार गिराना मुश्किल है, 3 को तो छोड़ ही दो। हम ये कर सकते हैं। योजना पर टिके रहो, याद रखना। बचाव के दांव पेच, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तीनों लड़के अलग अलग दिशाओं में भाग गए। एक बाईं ओर गया, एक दाईं ओर और तीसरा सीधा आगे बढ़ता रहा। हर कोई अपने भूरे थैलों को कसकर पकड़े हुए था और रोबोटों से बचने के तरीके सोच रहा था। भगोड़े, अपने आपराधिक कृत्य तुरंत बंद करो। रोबोट की छड़ी खा ले, तू तो बस पुर्जों का ढेर है। बाईं ओर जाने वाले लड़के ने मशीन की ओर अपनी बीच वाली उंगली दिखाते हुए चिल्लाया। रोबोट ने अपनी भुजाएं बगल में रखीं और अपना आकार बदलने लगा। उसके पैर लंबे और पतले हो गए, जबकि उसकी पतली भुजाएं फिर से चौड़ी हो गईं। उसने अपना सिर और अंदर दबा लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पहले वह चलने लगा, फिर दौड़ने लगा और अंत में अपनी गति पकड़ ली और इतनी तेजी से भागा कि उसके पैरों के नीचे की लोहे की चादरें और कंक्रीट चटक कर टूट गए। अरे बाप रे, ये चीज़ तो तेजी से पीछे छूट रही है। लड़के ने थैला अपनी कमर पर बांधा और छतों पर से कूदते, नीचे से सरकते और फिसलते हुए अपनी गति बढ़ा दी। मशीन लड़के की हरकतों को बहुत बेहतर तरीके से दोहरा रही थी, जिससे वह बहुत जल्दी उसके करीब पहुंच रही थी। अरे यार, भागो डेजोंग, भागो, उसने खुद से कहा और अपने पैरों को और भी तेज दौड़ने के लिए मजबूर किया। डेजोंग एक लंबा, थोड़ा गठीला लड़का था, जिसकी त्वचा चॉकलेट ब्राउन रंग की थी। सिर पर सुनहरे और काले रंग के मिले जुले नुकीले बाल थे और उसका घमंडी चेहरा रोमांच से भरपूर था। ध तेरे की, शायद मैं यहीं से इसे खो दूं, उसने छत से छलांग लगाते हुए कहा और बाजार के तंबू के बीचों बीच गिरते हुए अपने हाथ पैर आपस में जोड़ लिए। उसकी योजना रोबोकॉप को लोगों की घनी भीड़ में खोकर भागने की थी। डेजोंग सीधे एक मोटी महिला की दुकान में जा गिरा, जो साधारण सब्जियां बेचती थी। अपनी दुकान को एक नासमझ किशोर द्वारा तहस नहस होते देख, वह महिला, जो दिखने में आकर्षक और शारीरिक रूप से चुस्त नहीं थी,
ने अपनी चप्पल उतारी और देजोंग को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। तुम मूर्ख, गंदे, अपराधी, गुंडे हो, अरे, बस करो, मैडम, देजोंग ने महिला से बचने की कोशिश करते हुए शिकायत की। रुक जाओ, कानून के नाम पर, रोबोकॉप ने आदेश दिया और उस छत के किनारे से खड़ा हो गया जहां से देजोंग कूदा था। अरे बाप रे, देजोंग ने महिला का हाथ पकड़ा, उसके गाल पर हल्का सा थप्पड़ मारा और कहा, एक दिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैडम। उसे धमकी देने के बाद वह रोबोकॉप से भाग निकला। इन रोबोटों की एक बड़ी समस्या ये थी कि उनके कोड में हमेशा नियमों का पालन करने का निर्देश था। 1. उन्हें निजी या सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने की अनुमति नहीं थी। 2. उन्हें किसी भी निर्दोष नागरिक को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं थी। और 3. उन्हें तब तक गोली नहीं चलानी थी जब तक कि संदिग्ध स्वयं हथियारबंद और खतरनाक न हो। इन सभी नियमों के कारण 30% पीछा करने के प्रयास असफल रहे, जिससे अपराधियों को अपने कृत्यों को जारी रखने का साहस मिला। अब जब रोबोकॉप का ध्यान भटक गया है तो मैं उससे दूर जाकर कुछ दूरी बना सकता हूं, उसने कहा, लेकिन तभी अप्रत्याशित घटना घटी। कुछ ही दूरी पर असली पुलिसकर्मी अपने स्टन हथियार निकाले उसका इंतजार कर रहे थे। लड़का तेजी से बाईं ओर मुड़ा और डेस्पर के सबसे खतरनाक इलाके हेलो पॉइंट की ओर चल पड़ा। अध्याय 3 हेलो पॉइंट। हेलो पॉइंट नेविया के ठीक नीचे स्थित था, इसलिए रात में वह इलाका हमेशा अंधेरा रहता था। चूंकि वहां कोई भी अपना धंधा करने की हिम्मत नहीं करता था, इसलिए गुंडे, गिरोह के सदस्य बनने की चाह रखने वाले लोग, चोर, ड्रग डीलर और तस्कर हमेशा उस इलाके में घूमते रहते थे। साथ ही चूंकि आज नए साल की पूर्व संध्या थी, इसलिए सड़क पर उनकी संख्या भी अधिक थी, जिससे उस रास्ते पर चलना मौत को दावत देने जैसा था। देजोंग जब कुछ गुंडों के पास से भागा तो उसने उनमें से कुछ की दयनीय हालत देखी और लगभग उन पर तरस खाने लगा। उनमें से कुछ शराब पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, बेमतलब चिल्ला रहे थे और मौज मस्ती कर रहे थे, जबकि अन्य कोनों में छिपकर अपनी जिंदगी और अपने आसपास की दुनिया को कोस रहे थे। देजोंग के दिल की धड़कन और भी तेज हो गई, क्योंकि उसे इन लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने का डर था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे एक बड़ा बैग लेकर भागते हुए देखा गया, जिससे वह एक बड़ा निशाना बन गया। अरे प्यारे लड़के, तुम क्यों भाग रहे हो? वापस आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अरे, उसने स्की मास्क पहन रखा है। हमारे पास एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, उसके पीछे पड़ो। देजोंग ने अपनी अंतिम प्रार्थना की और पूरी ताकत से भागा, मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि वे लोग उसे पकड़ न सकें। भागते समय उसने नीले, लाल और पीले रंग की टिमटिमाती रोशनी को अपने पास से गुजरते हुए देखा, जिसके बाद एक विशाल, काली आकृति उसके रास्ते में जानबूझकर खड़ी हो गई। हालांकि उसने रास्ता बदलने के बारे में सोचा, लेकिन उसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। उसके सामने एक ऐसी आकृति थी जो पाताल लोक के प्राणी जैसी लग रही थी, और उसके पीछे ऐसे लोग थे जो उसके साथ अकल्पनीय अत्याचार करना चाहते थे। चारों तरफ से घिर जाने के बावजूद देजोंग ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने थैले को और कसकर पकड़ लिया और जैसे ही वह उस अंधेरे आकृति के करीब पहुंचा, उसके पैरों के नीचे से सरकने की योजना बनाई। हालांकि जैसे ही वह उस आकृति की ओर दौड़ा, वह भी भयानक गति से उसकी ओर दौड़ने लगी। पलक झपकते ही वह आकृति देजोंग के पास पहुंच गई, लेकिन जैसा उसने सोचा था, उस पर हमला करने के बजाय वह कूद पड़ी और उसका पीछा कर रहे अन्य आदमियों को पीटने, काटने, नोचने लगी। देजोंग एक पल के लिए दौड़ना रुका और पीछे मुड़कर देखा कि वह आकृति वास्तव में क्या थी। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके घुटने पीछे की ओर मुड़े हुए थे, मोटे मोटे रोएदार पैर थे और एक पूंछ थी। जगह इतनी अंधेरी थी कि वह उसका चेहरा नहीं देख सका, लेकिन उसे उसके चेहरे की हल्की सी रूपरेखा दिखाई दी। उसका थूथन कुत्ते जैसा बड़ा था और उसके बड़े सिर पर लंबे, नुकीले कान सीधे खड़े थे। देजोंग का दिल ये सोचकर जम गया कि वह प्राणी आखिर क्या है। क्या वह कोई उत्परिवर्ती है? उस